सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूं आमिना असलम और मैं हूं हैदर आवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन रहा। बेशतर शहरों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, पेशावर, सियालकोट, ओकाड़ा समेत दीगर शहरों में बिजली बहाल कर दी गई है। तर्जुमान NTDC का कहना है कि बतदरीज बहाली का काम फिलहाल जारी है। हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात मुल्क में बिजली का अचानक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। तमाम मुल्क तारीकी में डूब गया। बेशतर शहरों में कई घंटों तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुद्दू पावर स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन में गुज़िश्ता शब 11:41 पर फॉल्ट आया। तरसीली निज़ाम में फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आ गई। फ्रीक्वेंसी गिरने के बाइस पावर प्लांट्स बंद हो गए और मुल्क के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। फ्रीक्वेंसी गिरने की दीगर वजूहात जानने की कोशिश जारी है। बिजली मुअत्तली के बाद बहाली का काम शुरू कर दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ ग्रिड स्टेशन पर रात 3 बजे बिजली फराहमी बहाल की गई। तर्जुमान NTDC का मजीद कहना है कि मुल्क में 500 और 220 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल कर दी गई है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, ओकाड़ा, शेखुपुरा और पेशावर के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बाकी शहरों में बहाली के लिए काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ताहाल बिजली से महरूम है। उधर MD NTDC ने बिजली ब्रेकडाउन की वजूहात जानने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब बिजली बहाली का जायजा लेते रहे। वजीर आजम को ब्रेक डाउन से मुतालिक आगाह किया गया। वजीर आजम ने उमर अयूब को जल्द अज जल्द बिजली बहाली की हिदायत की। कश्मीर में 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक हाई ट्रांसमिशन लाइन में फनी खराबी बंगला हिदायत के मुकाम पर आई थी। मरम्मती काम की वीडियो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तो आपको बता रहे हैं कश्मीर में 500 kV की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल खालिक मुगैरी से। अब्दुल खालिक, बताइएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, ये गुड्डू का इलाका है बंगला हिदायत, जहाँ पर 500 kV की हाई ट्रांसमिशन है, जहाँ पर फनी खराबी के बाद गुज़िश्ता रात से लेकर बिजली जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला में गायब थी, जिसके बाद जो है आज सुबह कोई जहाँ पर ऑपरेशन किया गया था हंगामी मुनासब, तो बंगला हिदायत के मकाम पर 500 kV की लाइन के फनी खराबी थी, जिस पर जो टेक्निकी टीम है वो वहाँ पर काम कर रही है, जिसके फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। इसी मकाम से अलावा जो है दीगर मकामात पर भी उनकी तलाश जारी है कि कहाँ पर पानी खराबी है, क्योंकि गुज़िश्ता रात से लेकर गुड्डू थर्मल पावर की 980 जो मेगावाट बिजली है, जिसमें 500 kV, 200 kV और 132 kV की जो 3 लाइन है, वो तीनों लाइन जो है वो ट्रिप कर गई थी, जिस वजह से बिजली मुअत्तल थी पूरे इलाके की। जी अब्दुल खालिक मुगैरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। DMC में वो बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं की गई और अर्जा कीमतों में दे दी गई हैं, और वो इंक्वायरी भी हो रही है कि क्यों इतनी कम जो है वो उनसे लिया जाता है, जो महीने का जो किराया कह लें या जो लीज़ है वो इतनी कम क्यों है, और वही लोग जिनको वो लीज़ दी गई है वो उससे कई गुना ज़्यादा में दूसरों को दे दिए गया है। तो ये लईक साहब को ये टास्क दिया है कि वो इसको बेहतर बनाए ताकि KMC अपने पैरों पे खड़ा हो, और जो भी लीज से पैसे मिलते हैं और जो इस वक्त का वो है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा वो लीज ली जाए जो बेहतर है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको लीज आपके नाम है तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा कीमत में दे दी, और आप जो KMC को पे कर रहे हैं वो 1 रुपया दे रहे हैं और ले आप 10 रुपये रहे हैं। हम चाहते हैं कि वही 10 रुपये KMC के अकाउंट में आए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो और काम कर सके। तो ये बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो चुका है, और आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी KMC में भी, DMCs में भी, और इस वक्त भी जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं KMC के या DMCs के, उन बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसमें आप देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी।
नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें बिजली की, तो कराची में 60% से ज्यादा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची में बिजली बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की बहाली का काम जारी है। हबीब खान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। हबीब से जानते हैं, हबीब अभी सूरत हाल क्या है बिजली की? आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात होने वाले ब्रेकडाउन के बाद शहर कायद में बिजली की बहाली का सिलसिला जो है वो जारी है। शहर के तकरीबन 60% इलाकों में जो है वो बिजली की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाज़िबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। इस वक्त भी शहर के 40% हिस्से में जो बिजली की बहाली के काम का सिलसिला जारी है, जिसमें डिफेंस और इसके अलावा तारिक रोड, क्लिफ्टन, PCHS और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इलाकों में जो है वो जुज़वी तौर पर बिजली बहाल कर दी गई है। डिफेंस के फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में बिजली की बहाल हो चुकी है, जबकि फेज़ 5, फेज़ 6 और फेज़ 7 और फेज़ 8 में जो है वो जुज़वी तौर पर बिजली बहाल हुई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि बिजली की बहाली का सिलसिला जो है वो जारी है और सबसे पहले अवलीन बुनियादों पर जो है वो अस्पतालों, पंपिंग स्टेशन और जो दीगर जो ज़रूरी इदारे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है, वहाँ बिजली बहाल कर दी गई है। और शहर के तमाम तर जो यूनिट्स हैं, ग्रिड स्टेशन हैं, वहाँ बिजली बहाल है, जबकि जो मुख्तलिफ फॉल्ट्स हैं उनको दूर करने के शहर के जो 40% हिस्से में बिजली का काम रह गया है उसको बहाल करने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने लेस्को के ग्रिड स्टेशंस बंद करना शुरू कर दिए हैं। मुतादिद ग्रिड स्टेशंस पर एक वक्त बंद होने से लोड शेडिंग होने लगी है। ज़राए के मुताबिक सनती सेक्टर को भी एक बार फिर बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीला शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, अभी मुकम्मल तौर पर जो है बिजली बहाल नहीं हुई पूरे मुल्क में, तो लाहौरियों के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो NTDC का सिस्टम ट्रिप हुआ और उसकी वजह से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। आज 10 और 11 बजे तक तो लग रहा था कि अब दोबारा सिस्टम जो है नॉर्मल होने जा रहा है और शहरियों को बिजली दी जा सकेगी, लेकिन अब एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग का फैसला किया गया है। उसकी जो बुनियादी वजूहत सामने आई हैं कि सार्फिन की जानिब से बिजली का इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन जो जनरेशन है, जो पावर हाउसेस की जानिब से बिजली की पैदावार की जा रही है वो कम है। इस तरह तलब और रसद में फ़र्क होने की बुनियाद पर एक दफ़ा फिर जो घरेलू सार्फिन है इनको गैर एलानिया तौर पर इनके फीडर्स को बंद किया जा रहा है। तमाम कंट्रोल जो है वो लेस्को की बजाय नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने अपने पास रखा हुआ है। लेस्को के 8 से 10 ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद किया जा रहा है और 1 से 1.5 घंटे तक बंद करके दीगर जो ग्रिड स्टेशन हैं वहाँ से बिजली बहाल की जा रही है। दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट फैसला किया गया है कि जनरेशन कम है और डिमांड ज़्यादा, इस पर सनती सेक्टर जो है लाहौर का उसको बंद करने का फैसला किया गया है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और ननकाना में जितनी इंडस्ट्री है और इंडिपेंडेंट फीडर्स हैं उनको भी बंद किया जा रहा है ताकि सिस्टम जो है उसको नॉर्मल किया जाए, लोड कम किया जाए। तो इंडस्ट्री को बंद करके लोड कम किया जा रहा है, चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि लाहौर शहर में किसी जगह पर ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। लाहौर शहर के जो सार्फिन उनको बिजली मिलना चाहिए, जिस पर ये बड़े फैसले किए जा रहे हैं कि इंडस्ट्री को बंद किया जाए और गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है इसको करके सिस्टम को नॉर्मल किया जाए। लेकिन लग नहीं रहा कि आइंदा चंद घंटे जो हैं उसमें सिस्टम नॉर्मल होगा और सार्फिन को बिलादतुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया तफसीलें अता करने के लिए। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अपोजिशन ने बिजली के ब्रेकडाउन पर भी सियासत की। अपोजिशन ने सोशल मीडिया पर बिजली के ब्रेकडाउन पर गलत प्रोपेगेंडा किया। चंद लोगों ने ब्रेकडाउन को दहशतगर्दी से जोड़ा, कयास सराहियां की गई। हमारे बिजली की फनी और टेक्निकी खराबी की वजह से जो फॉल्ट आया और उसके बाद उसको रिपेयर करने के लिए वफाकी सतह पे दिन रात उन्होंने कोशिश की और ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन हमारे अपोजिशन के नादान दोस्तों ने इसको भी अफवाहों का और अपनी सियासत चमकाने का जरिया बनाया। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ खेलने की एक दफ़ा फिर कोशिश की गई। लोगों में बहाम, गलत फहमियाँ और गैर यकीनी सूरत हाल उभारने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी खबरें जो हैं उनको फैलाया गया। प्रोपेगेंडा करके ये तासर देने की कोशिश की गई कि किसी ने इसको दहशतगर्दी से जोड़ा, किसी ने इसको हुकूमत के जाने से जोड़ा, किसी ने इस पे अपनी अपनी मर्जी के सोशल मीडिया पे तबसरे किए। ये
गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है अपोजिशन को इसे तर्क करना होगा। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद के मुलाजमीन की मिली भगत से 2012 से 2017 तक पेंशन्स में 3 अरब रुपए से जायद करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब ने करप्शन में मुलविस अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं, तो करप्शन का इंकशाफ हो गया, मिली भगत हुई। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस हैदराबाद के मुलाजमीन का ये मामला। अली हमजा हमारे साथ हैं। अली, बताइए इस बारे में। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस की मिली भगत से जो 3 अरब रुपए की करप्शन है उसका इंकशाफ हुआ है। साल 2012 से 17 के दरमियान रिटायर्ड मुलाजमीन की जो पेंशन है उसकी मद में हेरा फेरी की गई है और ये मुख्तलिफ जो 50 से ज्यादा अफराद हैं वो इसमें मुलविस हैं। इन 50 से ज्यादा अफराद को नेब ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उनको मुख्तलिफ औकात में तलब कर लिया गया है। और जो इस करप्शन में मरकजी किरदार है वो महकमा शहर जाम सरोवर क्लर्क एजाज दावत बताया जा रहा है। बताया गया है कि उन्होंने जाली बिल बनवाए, जाली पेंशन बनवाई और 2012 से 17 तक जो जाली बिल हैं उनको पास भी करवाते रहे और इस मद में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी नेब ने तहकीकात शुरू कर दी है। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि फैसलाबाद को बेहतरीन सियासी क़यादत नसीब हुई, शहर के मसाइल जल्द हल होंगे। गवर्नर पंजाब ने ख़ुसूसी गुफ्तगू में 24 न्यूज़ की खिदमात को भी सराहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जफर डोगर के साथ मौजूद हैं। जी जफर, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ चूँकि फैसलाबाद उनका आना जाना लगा रहता है, फैसलाबाद से उनको बहुत मोहब्बत है। चूँकि फैसलाबाद इस वक्त बहुत सारे मसाइल का भी शिकार है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं हम उनसे पूछते हैं कि क्या आने वाले दिनों में फैसलाबाद के लिए और मुल्क को ओवरऑल जो इंडस्ट्री है और आम पब्लिक और आम जो हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, सिग्नल जो हमें ट्रैफिक, क्या इनमें कोई बेहतरी आ सकेगी? आपको मालूम है कि चीफ़ मिनिस्टर साहब यहाँ पर ख़ुद तशरीफ़ लाए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ़ मिनिस्टर और मैं यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर बहुत बड़े पैकेज का जो है डेवलपमेंट पैकेज का भी ऐलान किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जो हमारे माशाल्लाह पीटीआई के जो हमारे मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली हैं, मेंबर ऑफ़ प्रोविंशियल असम्बली हैं और हमारी बहन जो है वो एमपीए है, तो ये सब लोगों को एक ही बात पे दिलचस्पी होती है। यकीन माने कि ये लोग, ये फ़र्क यहाँ मौजूद हैं कि जब भी ये पाकिस्तान आते हैं लाहौर में या गवर्नर हाउस में, तो इनकी कभी ज़ाती इनका इशू के लिए नहीं आते। ये फैसलाबाद के लिए आते हैं, फैसलाबाद की डेवलपमेंट के लिए आते हैं, फैसलाबाद में सीवरेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए आते हैं, फैसलाबाद में पीने के साफ पानी मुहैया करने के लिए आते हैं। तो इनकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं ये लोगों के लिए होती हैं और मैं समझता हूँ कि आपके पास बेहतरीन फैसलाबाद में क़यादत मौजूद है और अब ज़फ़र सिंधु साहब भी इनकी टीम के साथ शामिल हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न होंगी। और सिटी 41 को भी मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये फैसलाबाद भी मेरा होम टाउन है, वहाँ भी सिटी 41 है, फिर बरतानिया भी मेरा होम टाउन है, तो वहाँ सिटी 44 वहाँ पर यूके 44 है। तो माशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी को सर्व करने में और बेहतरीन तरीके से आप अपने चैनल को के ज़रिए लोगों के जो मसाइल हैं या न्यूज़ है वो आप दे रहे हैं। सर एक चीज़ सिर्फ ये सर बताइए कि गवर्नर साहब जब आए तो पैकेजेस का असल में 3 बार ऐलान हो चुका है। वज़ीर आज़म जब आए वो भी एक बार उस वक्त भी हुआ, लेकिन अभी तक फैसला को फंड्स मिल नहीं रहे। कोई भी मेरी अर्ज़ कर देखें, कोई भी चीज़ जो है उसके लिए PC1 बनना होता है, उसके लिए ब्यूरोक्रेटिक चैनल से जाना होता है। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन इंशाल्लाह काम शुरू जल्द हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब की बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि फैसलाबाद को जो भी पैकेज का ऐलान हुआ PC1 बनना होता है, बहुत सारे मराहल से गुजरना होता है, लेकिन उनको फंड्स लाजमी मिलेंगे फैसलाबाद को। और फैसलाबाद को उनका कहना था कि बहुत ही भरपूर क़यादत मिली हुई है जो फैसलाबाद के लिए ही, जब भी उनके पास आती है तो फैसलाबाद के लिए ही आती है। तो इसलिए यकीन रखना चाहिए कि फैसलाबाद को फंड्स। शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। निजकारी कमीशन ने पावर डिवीजन से तकसीम कार कंपनियों से मुतल्लिक डेटा मांग लिया। सूरत हाल क्या है, मामला क्या है, शाहिद सिपरा हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। शाहिद, बताएगा इस बारे में। वफाकी हुकूमत की जानिब से लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों की निजकारी करने के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। पावर डिवीजन को एक मरासला निजकारी कमीशन की जानिब से भिजवाया गया, जिसमें तमाम कंपनियों के असासाजात की तफसीलात भी मांग ली गई हैं। इसके साथ साथ जो पावर डिवीजन की जानिब से एक मरासला पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को भिजवाया गया है, जिसमें कंपनी की
जो फिनेंशियल, टेक्निकल और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। उसी मरासले में कहा गया है कि चूँकि कंपनियों का टैरिफ जो है वो मुतय्यन करना है, तो सार्फिन को अभी नेपरा की जानिब से क्या टैरिफ दिया जा रहा है, किस रेट पर यूनिट जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो फराहम करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ सार्फिन की जानिब से या कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में जो ज़ेर समाअत केसेस हैं उसकी तफसीलात भी मांग ली गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान जो कंपनियों का फिनेंशियल मामलात पर ऑडिट किया गया है, तो उन्हीं ऑडिट रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फिनेंशियल मामलात हैं उनका रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के हवाले से कहा गया क्योंकि आइंदा साल जो लाइसेंस है उसकी मियाद नेपरा के साथ ख़त्म हो रही है, अगर 2022 में वो मियाद ख़त्म होती है तो आइंदा का क्या लाहे अमल होगा और आइंदा की क्या सूरत हाल होगी, इसका रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। इसके साथ ये कहा गया है कि कंपनियों का ख़रीदार जो होंगे उनको कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, क्या क्या सहूलियात उनको मुयस्सर होंगी। उसके साथ चूँकि कंपनियों ने मुख्तलिफ नादहिंदगान से अरबों रुपए की रिकवरी करनी है, आया कि जब निजकारी होगी तो इस पर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी देगी या इसकी अदायगी ख़रीदार को करना होगी। इसके साथ ये भी कहा गया है कि बिजली का जो तरसीली निज़ाम है या उसकी निजकारी किया जाना है या बिलिंग को भी प्राइवेटाइज करना है। दोनों सूरतों में अगर तरसीली निज़ाम को प्राइवेट किया जाता है या बिलिंग की निजकारी की जाती है तो इस पर इन मामलात पर भी तजावीज़ मांगी गई हैं। एक हफ्ते के दौरान पावर डिवीजन ने निजकारी कमीशन को ये रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जिसके बाद बिजली की तकसीमकार कंपनियों की प्राइवेटाइजेशन के अमल को आगे मजीद बढ़ाया जाएगा। जी शायद से प्रभाष के अपडेट करने के लिए अब आपको बताएं, कोहिस्तान में टिकटॉक स्टार बनने के जुनून ने नौजवान की जिंदगी खतरे में डाल दी। नौजवान वीडियो बनाते हुए खतरनाक खाई में जा गिरा। नौजवान को निकालने के लिए रेस्क्यू जो है ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं कोहिस्तान में टिकटॉक स्टार बनने के जुनून ने नौजवान की जिंदगी खतरे में डाल दी। नौजवान वीडियो बनाते हुए खतरनाक खाई में जा गिरा है, जबकि नौजवान को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कसूर में नन्ही ज़ैनब की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जाकिर हुसैन नन्ही परी के वालिद अमीन अंसारी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अमीन अंसारी के जज्बात क्या है। जी जाकिर। बिल्कुल, नन्ही ज़ैनब की आज तीसरी बरसी मनाई जा रही है, तो इस वक्त मैं उनके वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी के साथ मौजूद हूँ। तो आइए उनसे पूछते हैं कि बरसी के हवाले से उनका क्या कहना है। ज़ैनब बेटी की कौम की बेटी मैं समझता हूँ, तीसरी सालाना बरसी, और इस मौके पर यहाँ पर ये बरसी के सिलसिले में प्रोग्राम का इनकार किया गया। और उस हवाले से मेरा यही मैसेज है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। ये पाकिस्तान में कम उम्र मासूम बच्चे के साथ जो जिनसी ज्यादती वाक़या नासूर की शक्ल तैयार कर सकें। और उसके साथ साथ मैं हमारे तलीमी इदारों में सादा को भी पैगाम दूँगा कि बच्चों की तालीम के साथ उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दें। और दूसरा हमारे मेरी हुकूमत पाकिस्तान जिला इमरान खान साहब और चारों गवर्नर साहिबान, चारों सूबों के वज़ीर आला से ये मेरी ये अपील है कि जो ज़ैनब अलर्ट एक्ट बच्चों के हकूक़ से वाले से पास हुआ है उस पर सिर्फ और ग्रासरूट लेवल पर आईनी लिहाज से मुकदमा शुरू किया जाए। हमें अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के लिए इन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए जो है ना इनकलाबी इक़दाम करने होंगे। हर अदारे को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। जी, मोहम्मद अमीन अंसारी का कहना था कि बच्चों का तोहफ़्फ़त को यकीनी बनाया जाए और वालिदैन जो हैं अपने बच्चों की हिफाजत करें और इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के इलाके समनाबाद में डाकू ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शहरी ज़ीशान को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया। डाकू 55,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताएगा, सीसीटीवी फुटेज तो सामने आ गई है, कोई एक्शन भी लिया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का इस वजह से कहना है कि सीसीटीवी की मदद से मुलजिम की तलाश जारी है, लेकिन लाहौर का इलाका समनाबाद है जहां पर डाकू ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी ज़ीशान एटीएम से रकम निकलवाकर जैसे ही घर पहुंचता तो इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार डाकू उसका पीछा करते हुए मौके पर पहुंच जाता और डाकू गन पॉइंट पर
شہری کو یرغمال بنا کر 55,000 نقدی لوٹ کر موقع سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے شہری کا کہنا ہے کہ پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کر لیا، لیکن CCTV کے باوجود ملزم جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات کے لیے عابد۔ کراچی میں چارج پارکنگ مافیا کا راج ہے، مختلف مقامات پر شہریوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ شہریوں سے اضافی فیس وصولی کے خلاف گلوبل فاؤنڈیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں چارج پارکنگ مافیا کا راج، شہریوں سے منمانی اضافی فیس وصولی کا سلسلہ جاری۔ کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں چارج پارکنگ کی اضافی فیس وصولی کی شکایات سر فہرست ہیں۔ شہریوں سے اضافی فیس وصولی کے خلاف مقامی تنظیم نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈائریکٹر چارج پارکنگ ساؤتھ اور پارکنگ ٹھیکیداروں سمیت دیگر افسران کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ مافیا ان کی جیبوں میں ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ بائک کی پارکنگ فیس 20 روپے لی جا رہی ہے۔ سال 1.5 سال سے تو یہی چکر چل رہا ہے کہ ابھی 20 روپے ہو گئی ہے پرچی، اور ویسے یہ ہے کہ 10 روپے وصول کی جاتی تھی، اب 20 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے KMC نے کیا ان کو یہ پرمیشن دی ہوئی، یا کیا یہ KMC کے بندے ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ چوری ہے نا، اور یہ اب ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور چوری اوپر سے ہو رہی ہے۔ 24 نیوز جب ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں پارکنگ سائٹ پر پہنچا تو پارکنگ مافیا کے کارندوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کتنے پیسے پارکنگ کے؟ کہاں آگے جاؤ؟ ارے بتاؤ، پیسے تو بتاؤ۔ آگے جاؤ۔ کہاں آگے جاؤں؟ پارکنگ فیس آپ ہی لے رہے ہو نا؟ پارکنگ فیس آپ ہی لے رہے ہو نا بھائی؟ تو کتنے کی پرچی تو دے دو، لاؤ پرچی دو۔ محکمہ KMC کے مطابق موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے جبکہ کار کی پارکنگ فیس 20 روپے مختص ہے۔ کیمرامین حسان خان کے ساتھ نوید صدیقی، 24 نیوز کراچی۔ بہاول نگر میں دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر زہریلے پانی سے ہزاروں مچھلیاں مر گئیں۔ گزشتہ سال بھی زہریلا پانی آنے سے ہزاروں مچھلیاں مر گئی تھیں۔ زہریلے پانی سے مرنے والی مچھلیاں بہاول نگر، لاہور اور دیگر شہروں میں مبینہ طور پر فروخت کے لیے تقسیم بھی کی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہاول نگر میں دریائے ستلج ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر زہریلے پانی سے ہزاروں مچھلیاں مر گئی ہیں۔ گزشتہ سال بھی زہریلا پانی آنے سے ہزاروں مچھلیاں جو ہیں وہ مر گئی تھیں۔ زہریلے پانی سے مرنے والی مچھلیاں بہاول نگر، لاہور اور دیگر شہروں میں مبینہ طور پر فروخت کے لیے بھی تقسیم کی گئی تھیں۔ بارڈر کی طرف سے جو ہیڈ سلیمان کی پہ بند ہوتے ہیں یا ان کے جو گلے ہوتے ہیں وہ BOD والا، کم BOD والا پانی کھول دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، وہ مچھلیوں کی ڈیمیج کا باعث بنتا ہے۔ اس میں کوئی کیمیکلز کی واشنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انڈیا کی طرف سے آنے والا پانی ہے، اور جہاں تک یہ پہنچتا ہے 1-2 ضلع میں، وہاں پہ مچھلیاں پانی میں سانس نہیں لے سکتی اور ان کی وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ یہ اس میں کوئی ضلع کسی بھی انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی فیکٹری پانی نہیں ڈال رہی۔ اسی پر مزید تفصیلات قاسم شیخ سے جان لیتے ہیں۔ قاسم شیخ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ بہاول نگر کا علاقہ ہیڈ سلیمان کی دریا ستلج پر جو ہیڈ سلیمان کی اس مقام پر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے آنے والا جو پانی ہے وہ زہریلا ہونے کی وجہ سے جو ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں جو ہلاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ دریا ستلج جو ہیڈ سلیمان کی کا مقام ہے بہاول نگر سے تقریباً 80 کلومیٹر کے علاقے پر۔ یہ جو دریا ہے یہ بھارت کی جانب سے اس کا پانی آتا ہے، یہ مبینہ طور پر جو زہریلا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں جو ہے وہ مر گئی اور ان کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے، اور ان کو لوگ اٹھا کے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو زرعی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے اس اقدام کو جو ہے وہ ممکن بنانا چاہیے کہ یہ جو مچھلیاں ہیں ان کو تلف کیا جانا ہے، نہ کہ جو ہے اس کو کسی منڈی میں یا جو بازار مارکیٹ میں جو فروخت ہو سکے۔ تو اس طرح جو یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہیڈ سلیمان کے مقام پر، جہاں پر بھارت سے آنے والے زہریلے پانی میں جو یہ مچھلیاں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں جو مر گئی ہیں، ہلاک ہو گئی ہیں۔ اور جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں تعینات انڈونیشیا کے کونسل جنرل توتوک پریانانتو انتقال کر گئے ہیں۔ انڈونیشیائی سفارت خانے نے تصدیق کر دی ہے۔ انڈونیشین کونسل جنرل عارضہ قلب میں مبتلا تھے، جس خاکی سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمر عباس سے بات کرتے ہیں۔ سمر بتائے گا اس افسوسناک واقعے سے متعلق۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں کراچی میں تعینات انڈونیشیا کے کونسل جنرل توتوک پریانانتو انتقال کر گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو انڈونیشیا اس سفارت خانے نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق انڈونیشین کونسل جنرل عارضہ قلب میں مبتلا تھے، انہوں نے 1 ہفتہ قبل سینے میں انہیں تکلیف ہوئی، جس کے بعد کراچی کے نجی اسپتال میں انہیں داخل کرایا گیا، لیکن ان کی طبیعت بگڑتی گئی۔
कौंसल जनरल 3 साल से कराची में तैनात थे। मरून कौंसल जनरल के जस्से खाकी को सख्त खाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि सफारती जो है का ये कहना है कि NOC जारी होने के बाद मरून की मैयत इंडोनेशिया मुंतकिल की जाएगी। जी समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से ताहाल कूड़ा नहीं उठाया गया। पीको रोड से मुंसलिक बहार कॉलोनी कचरे से भर गई है। बागों का शहर कचरे से बुरी तरह मुतासिर होने लगा है। जिशान सफदर से जानते हैं, जिशान क्या हालात है लाहौर के? जी बिल्कुल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह बहार कॉलोनी में भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं। यहाँ पे कचरा काफ़ी अरसे से नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से कचरे के अंबार लग चुके हैं। इस वक्त मैं बहार कॉलोनी के मेन रोड पे मौजूद हूँ और मेरा कैमरा मैन राना मशहूद आपको दिखाएगा कि किस कदर यहाँ पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। तकरीबन ये मेन रोड है और मेन रोड पे आधे से ज़्यादा रोड जो है वो कूड़े की वजह से जो है वो भर चुका है। और इस वक्त यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, यहाँ के अहले इलाका भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से कूड़ा नहीं उठाया गया, क्या कहेंगे? जी ये तकरीबन हफ्ता हो गया और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, तो जो है ना इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इस कूड़े को उठाएं और ताकि माहौल जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ठीक हो। इससे बीमारियां पैदा होती हैं तो वो काफ़ी नुकसानदेह है। जी चाचा जी, आप मुझे बताइएगा शिकायत वगैरह की हैं, क्या कहते हैं LWMC वाले, क्यों नहीं उठा रहे? ये अल्लाह जाने क्यों नहीं उठा रहे। हमें बहुत तकलीफ़ है यहाँ से गुजरने की और सांस लेने की, इससे बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। खुदारा खुद जल्दी करें ये और यहाँ से कूड़ा हटाएं। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के अहले इलाका इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए, ताकि जितनी भी यहाँ पे राहगीरों को मुश्किलात होती हैं और इसके साथ साथ जितने भी करीब के घर हैं, अहले इलाका है, वो तमाम के तमाम इस कूड़े से परेशान हो चुके हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे अपनी टीम भेजे और इनका कहना है कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से उठाया जाए। महंगाई की बात करें, मुल्तान में चीनी महंगी होने से शहरी शदीद परेशान है। चीनी की कीमत 80 रुपए से 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। गाहक चीनी खरीदते वक्त शदीद गुस्से का इजहार करने लगे हैं। मजीद तफसीलात अलिशा आसिफ से जान लेते हैं। अलिशा, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, चीनी की कीमत 95 रुपए किलो जा पहुंची है। 80 रुपए से लेकर 85 रुपीज़ तक मिलने वाली जो चीनी है वो अब 95 रुपीज़ में मिल रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। पिछले दौरान जो है चीनी का बहरान था, दुकानों पे मिल नहीं रही थी और अब 95 रुपए किलो मिल रही है। मैं इस वक्त दुकान पे एक मौजूद हूँ, यहाँ पे आए खरीदारों से बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। चीनी पहले मिलती थी 60 से 65 रुपए, 65 से अब बढ़ती ये चीनी माफिया वालों ने हमें 95 से 100 रुपये लेने तक मजबूर कर दिया है। गरीब बंदे हैं तो चीनी आटा किस चीज़ पे रोएं? ये थोड़ी सी चीज़ है, चाय में इस्तेमाल होती है, घर के बच्चे के फीडर में इस्तेमाल होती है, उसको भी गवर्नमेंट अगर हमारे साथ नहीं ताउन करेगी तो हम कहाँ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि बच्चे के फीडर से लेके जो है चाय में इस्तेमाल होने वाली चीनी जो है अगर 100 रुपए तक किलो जाके मिलेगी, 95 रुपए किलो मिलेगी, तो बाकी चीज़ें जो हैं खाने की कैसे लेंगे। और शहरियों का ये भी कहना है कि पहले जो थी चीनी 60 रुपए किलो मिला करती थी, मगर जो है कीमतें बढ़ते बढ़ते जो है 95 पे जा पहुंची है। तो चीनी का बहरान भी बीच में आया, तो शहरी चीनी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। चीनी के मसाइल पिछले 6 माह से चलते आ रहे हैं, महंगी होती है या फिर गायब हो जाती है दुकानों से, तो शहरी जो है काफी परेशान के लिए। लाहौर में PSL 6 की ड्राफ्टिंग की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर और आज पाकिस्तान सुपर लीग का 6 एडिशन है, उसके हवाले से बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज तमाम टीमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग की जाएगी। तमाम फ्रेंचाइज अपनी 6 फ्रेंचाइज हैं अपनी टीमों का इंतखाब करेंगे। तमाम टीमों ने गुज़श्ता रोज़ अपने रोटेशन जो थी उसका ऐलान कर दिया था। पेशावर ज़ल्मी ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जबकि बाकी तमाम 5 फ्रेंचाइज जो हैं उन्होंने अपने 8-8 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया। आज बाकी जो खिलाड़ी हैं टीमों उनका पिकअप किया जाएगा। अगर मौजूदा जो सूरत हाल है कोविड की सूरत हाल के बाद इस आज की ड्राफ्टिंग को देखा जाए सादों में, तो देखा जाए तो आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बायो बबल जो है इस ड्राफ्टिंग के लिए इसको बनाया गया है ICC के तरीकाकार के मुताबिक। और ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है इसके अंदर बायो बबल में बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म लगता है।